गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान, कक्षा 10 की विज्ञान पाठ 6, पाठ 5। अगर पुरानी किताबों को देखें तो पाठ 6, नई को देखें तो पाठ 5। ठीक है ना। पाठ 5 में दिया है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम का मतलब होता है, जैव का मतलब होता है जीव। क्या होता है? जीव। अब प्रक्रम का मतलब कि जीव जो अपना काम करते हैं या जीवन जीने के लिए जो जो प्रक्रियाएं की जाती हैं वो क्या कहल रहा है? प्रक्रम। जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में सबसे पहले तुम ये समझो कि जैव और अजैव क्या है। क्या समझोगे? जैव और अजैव क्या है। तो देखो, जो जिनमें जीवन पाया जाता है, क्या होते हैं? जिनमें जीवन पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं? जैव। क्या कहलाते हैं? जैव। और जिनमें जीवन, ये सॉरी, जैव तो है जिनमें जीवन पाया जाता है जैव, और उन्हीं को जीवित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवित। और जिनमें जीवन नहीं पाया जाता अजीवित। जैसे मनुष्य क्या है? जीवित है। पौधे क्या है? जीवित है। जानवर क्या है? जीवित है। घर क्या है? आजीवित। ट्रैक्टर आजीवित। लकड़ी की जो वस्तु, देखो लकड़ी जो होती है जब तक उसमें पेड़ के साथ जुड़ा रहता है, जड़ों के साथ, तब तक वो जीवित है। जो उसको पेड़ से काट के अलग कर दिया जाता है तो वो अजीवित हो जाता है। समझ गए? जीवित जीवित अजीवित समझ गए? जीवित अजीवित की बात क्या है? हम पहले उत्सर्जन तंत्र समझ लो। पहले श्वसन और उत्सर्जन। पहली बात समझो श्वसन। क्या समझोगे? श्वसन। ये हेडिंग डाल डाल लिख लेना बढ़िया से। श्वसन, शरीर के बाहर ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग करना श्वसन कहलाता है। देखो क्या है श्वसन? हम उसको कहते हैं कि हम बाहर से, देखो दो जीव हो गए, एक पौधों को ले लो, एक अपने आप को ले लो, ठीक है ना। तो पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। कैसे छोड़ते हैं अभी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसमें दिया है। और दूसरा है ऑक्सीजन गैस को हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ये बात समझ आ गई? इतना समझ में आ गया ना। अब श्वसन क्या होता है कि जो हम ऑक्सीजन को लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, क्या कहलाएगा? श्वसन। वायु को खींचना और वायु को छोड़ना, श्वसन। वैसे पौधों का भी श्वसन है, वो भी वायु को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, श्वसन वो भी है। ठीक है ना। अब कहो कि सर ये जो सांस हम लेते हैं इस सांस का उपयोग क्या है? जब हम सांस लेते हैं तो जो देखो, हम खाना भी खाते हैं, खाना खाते हैं तो खाना का जो रस होता है, भोजन जब पेट में जाता है, पिसता है, आगे पढ़ाएंगे, तो कहाँ जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत से कहाँ चला जाता है? नसों में। नसों के द्वारा पूरे शरीर में भोजन जाता है। जब हम वायु को लेते हैं, हवा को, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस नाक से जाती कहाँ? फेफड़ों में। फेफड़ों में पाया जाता है एल्वियोलाई। क्या पाया जाता है? बताए थे ना कल, एक तिल्ली होता है जो यहाँ पाया जाता है, विल्ली होता है जो आंत में पाया जाता है, और एक एल्वियोलाई जो कहाँ होता है? फेफड़ों में। फेफड़ों से ऑक्सीजन गैस कहाँ चली जाती है? रक्त में, नसों में। अब देखो, जिस रक्त में पचा हुआ भोजन आया था उसी रक्त में ऑक्सीजन गैस गई, तो रस में क्या होता है? ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज, सॉरी, हाँ ग्लूकोज होता है। वो दोनों मिलके जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज के साथ ये वायु जाएगी और आपस में मिलेगी और क्या बनाती है? खाना खाएंगे तो हमें पता है भोजन में क्या होता है? ऊर्जा होता है। ऊर्जा होता है, ऊर्जा किससे मिलता है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज होता है भोजन में। ग्लूकोज छोटी आंत के द्वारा पूरे शरीर में जाएगा और ग्लूकोज में जाके क्या मिल जाता है? हवा, वायु, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस जाके मिलेगी तो वहाँ पर तीन चीज़ें बनाएगी। एक बनाएगी पानी। क्या बनाएगी? पानी। और एक पानी हो गया ऊर्जा, पानी और ऊर्जा, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम दोबारा जब सांस छोड़ते हैं तो बाहर निकल गई। अब पानी क्या है? उत्सर्जन तंत्र के द्वारा पानी बाहर निकल जाता है और क्या बचा? एक ठो ऊर्जा बची। तीन चीजें बची। कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा नाक से वापस निकल जाती है, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा क्या निकल जाता है? पानी, और एक बचा ऊर्जा। ऊर्जा का उपयोग हम शरीर में काम करने के रूप में करते हैं।
किसी भी काम को करना है तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता मिलेगी, और वही वाली ऊर्जा जो अभी बताया ना, जो बनती ऊर्जा, उसी ऊर्जा का हम लोग उपयोग करते हैं। समझ गए? अगर हमें उठना है तो ऊर्जा, देखते हो जब कोई बीमार हो जाता है तो बीमार होने के बाद वो बेड से उठ नहीं पाता, बिस्तर से उठ नहीं पाता। क्यों? भोजन करता नहीं है, भूख लगती नहीं है, ठीक है ना। जब भोजन नहीं करेगा तो उसको ग्लूकोज मिलेगा नहीं, जब ग्लूकोज नहीं मिलता है तो ऊर्जा नहीं बनती है, जब ऊर्जा नहीं बनती तो कुछ काम करने की क्षमता नहीं रहती उसके शरीर में। समझ गए? ये बात होती है। उसके बाद श्वसन, समझ गए? श्वसन का उपयोग क्या है, समझ गए ना? श्वसन। आगे श्वसन के बाद अगली हेडिंग है तुम्हारी उत्सर्जन तंत्र। क्या है उत्सर्जन तंत्र? देखो, जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए केवल अनुपयोगी हैं होते हैं, बल्कि वे हानिकारक भी होते हैं। इन अवशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रम को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। देखो यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, ध्यान समझना। जो मैंने अभी अभी तुमको बताया, श्वास अंदर, श्वसन गई, ऑक्सीजन और ग्लूकोज आया, श्वसन हुआ, श्वसन हुआ, ये उसको बोलते हैं पचा, भोजन का पाचन हुआ। और पाचन के बाद क्या हो जाता है? ऊर्जा बनी, पानी बना और जल बना। ये हो गया ना। अब ये जो जल होता है, समझना ध्यान से, जो जल होता है वो जल में हानिकारक चीजें मिली रहती हैं, हानिकारक। जैसे ध्यान से समझना, डिटेल में समझना। हम लोग जब चावल गेहूं की खेती करते हैं, क्या करते हैं? चावल और गेहूं की खेती करते हैं। चावल गेहूं की खेती करने पर उसमें हम लोग क्या डाल देते हैं? खाद, यूरिया, खाद मतलब यूरिया, और बहुत सारे खाद डाल दिए, डीएपी डाल दिए, यूरिया डाल दिए, और दवाइयों, चारा मारने वाली दवाई, सब चीज़ें डालते हैं ना। जब हम ये सब चीज़ें डाल देते हैं उसमें, तो जो खेती होती, जो फसल उगती है, उसमें भी वो केमिकल रहेगा कि ना रहेगा? रहेगा ना। अब तुम ये बताओ, अगर जो खाद की बोरी आती है उसमें से खाद निकाल के तुम खाओगी शरीर में शक्कर की तरह, नुकसान करेगा। वैसे ही कुछ मात्रा, जब हम चावल खाते हैं या दाल रोटी कुछ भी खाते हैं, कुछ मात्रा उस खाद की, जो हम डालते हैं ना खेती किसानी में, खाद की कुछ मात्रा उसमें चली जाती है। खाद के अलावा ही बहुत सारी अशुद्धियाँ भोजन में मिली रहती हैं। तो ये बताओ कि वो सब चीज़ें जब हम श्वसन करते हैं और वो सब चीज़ शरीर में अगर फैलती रहेंगी पूरे बॉडी में, नसों में, तो नुकसान पहुंचाएंगी कि ना पहुंचाएंगी? पूछो कैसे? जब तुम खाद को, एक मुट्ठी खाद लेके इसके यहाँ फर्श में रख दोगी, तो यहाँ फर्श को गला देती है। क्या कर देती है? गला देती है। वैसे हमारे शरीर में अगर विषाक्त चीज़ों की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, शरीर को क्या करेगी? गला देगी। क्या करेगी? गला देगी। तब आता है रोल किसका? किडनी का। ये उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। कौन? किडनी। किडनी क्या करती है? देखो, नसों में पाचन हुआ भोजन का, पानी हो गया ना, उस पानी में वो पानी अपशिष्ट हो गया, लेकिन उसमें कुछ जहरीले पदार्थ मिले रहते हैं। समझ गए? वो जहरीला पदार्थ वो फिर खून घूम घूम के कहाँ आता है? किडनी में। कहाँ आता है? किडनी में। किडनी क्या करता है? शुद्ध रक्त को अलग कर देता है, और जो अशुद्ध रक्त होता है, मतलब कि सॉरी, अशुद्ध रक्त नहीं, शुद्ध रक्त को अलग कर देता है, और जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, विषाक्त मतलब जहरीले पदार्थ होते हैं, उनको पानी के साथ अलग कर देता है। किडनी का मेन काम है। इसीलिए जब किसी की किडनी चली जाती है ना, तो खराब हो गई नहीं किडनी, मतलब आदमी भी गया, ज़्यादा दिन तक नहीं जी पाता। क्यों? समझ लेना ध्यान से। अगर किडनी खराब, तो जो खून से जहर अलग करता है, कोई अलग है करने वाला नहीं है, एकमात्र किडनी है। समझ रहे हो? तो जब खून से जहर अलग नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे वो जहर पूरे शरीर में फैलेगा, तो पूरे शरीर को गलाएगा, पूरा शरीर खत्म हो जाएगा। जिसकी किडनी स्ट्रांग है अगर, तो वो आदमी ज़्यादा दिन तक जी सकता है। इसी किडनी स्ट्रांग कैसे होती है? उसके लिए कोई दवाई नहीं खानी पड़ती, कुछ ना करो, सुबह सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी या 1 लोटा पानी, कम से कम 1 लीटर, कितना? 1 लीटर, लोटिया गिलास जो भी जैसा होता होगा, जिसके घर में जो हो, 1 लीटर पानी सुबह सुबह खाली पेट पियो। उसके 2-3 प्रॉफिट होते हैं। पहली बात, जो हमारा अमाशय होता है, भोजन सबसे पहले कहाँ जाता है? अमाशय में। तो अमाशय में जो भोजन होता है, तो जब हम शाम, मान लो हम रात में खाना खाएं, पूरा दिन खाना खाएं, समझना ध्यान से, अब पूरा दिन जब खाना खाएंगे तो वो अमाशय जूठा हो जाता है। अमाशय के बाद भोजन नीचे छोटी आंत में चला जाता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना पूरा अमाशय साफ हो गया हो। जब तुम लोग थाली में खाना खाते हो तो कितना भी खाना खा लो, उसमें थाली में कुछ ना कुछ लगा रह जाता है। तो हमारे अमाशय में भी खाना के कुछ कण लगे रह जाते हैं। प्रतिमा ध्यान से सुनना, तुम पायल के उस चक्कर में न पड़ना।
तो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का कुछ भाग आमाशय में लगा रह जाता है। अब तुम ये बताओ, अगर थाली में जूठ लगा रह जाता तो थाली में कीड़े उड़े सूक्ष्म छोटे मोटे कीटाणु आ जाते कि नहीं आते, नुकसान कर, और दोबारा उसी थाली में खाते हो, क्यों? वो गंदी हो जाती है, कुछ कीटाणु आ जाते हैं जो तुमको नुकसान पहुंचाते हैं। वैसे हमारा जो अमाशय है, अमाशय में अगर हम रात की जो भोजन करते हैं तो भोजन पच तो जाता है, लेकिन खाना की भोजन के कुछ कण अमाशय में लगे रहते हैं, समझ गए? हम क्या करते हैं, दूसरे दिन उसी अमाशय में दोबारा खाना खा लेते हैं, फिर खाते गए, उसकी मतलब सफाई नहीं हो पाती है। किसी चीज़ की सफाई ना करो, उसी में खाते रहो तो नुकसान पहुंचाएगा। पहला प्रॉफिट भोजन करोगे तो हाँ, तो खाली पेट जब तुम पानी पीते हो सुबह सुबह तो पूरी किडनी को पूरे आमाशय को, आमाशय में तो जहाँ खाना जाके, जैसे मान लो कि 1 किलो भोजन खाया, 1 लीटर दूध, 4 परसा चावल, 10 ठे रोटी, मान लो कि इतना खाया, तो कहाँ जाएगा? पहले आमाशय में, आमाशय में स्टोर होगा। अगर तुम खाली पेट पानी पी लेते हो तो वो आमाशय पूरा साफ हो जाता है, समझ गए? दूसरा जब शरीर में खून की कमी, शरीर में खून है, गुड मॉर्निंग, आराम से बैठ जाना। ये बोरिया दबी है, नहीं उठेगी, दबी है, दूसरी बोरी ले लो। हाँ, नीचे से पलटा लो, नीचे से, अब नीचे वाली बोरी का हिस्सा, हाँ इसको। हाँ, हम क्या बता रहे थे? पानी। देखो शरीर में, सुनना ध्यान से, जब हम पानी पीते हैं, ठीक है ना, पानी जाता है तो कहाँ मिलता है? पहले खून में मिलता है। कहाँ मिलता है? खून में। ये बताओ, अगर खून में पानी की मात्रा कम होगी, खून में पानी की मात्रा कम होगी, क्या जो जहरीले पदार्थ अभी जो हम पढ़े हैं, क्या वो जहरीले पदार्थ खून से अलग होगा? नहीं होगा भाई, क्योंकि जहरीला पदार्थ पानी में घुल के अलग होता है। जहरीला पदार्थ पानी में घुल के अलग होता है। जब खून में पानी की कमी है तो जहरीला पदार्थ अलग कहाँ से होगा? हम क्या करेंगे, अगर हम पानी पी लेते हैं, क्या पी लेते हैं? पानी, तो पानी कहाँ जाता है? खून में। कहाँ जाएगा? खून में। खून में मिलेगा, खून में मिलेगा, जो जहरीले पदार्थ हैं उनको अपने साथ समेटेगा और कहाँ जाएगा? किडनी में। कहाँ जाएगा? किडनी में। और किडनी क्या करेगी? जहरीला पदार्थ मतलब जल और जो जहरीले पदार्थ होंगे अलग कर देगी, ठीक है ना। अलग करने के बाद शुद्ध रक्त को दोबारा नसों में दौड़ा देगी। जैसे जब कोई खेल होता है, जो खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो क्या करते हैं, उसको खेलने देते हैं। बाकी जो धीरे धीरे दौड़ते हैं, जैसे रनिंग वनिंग होती है ना, जो लोग धीरे धीरे दौड़ते हैं, लेद्दार होते हैं, उनको किनारे कर दिया जाता है ना। जो अच्छा तेज दौड़ते हैं उनको दोबारा दौड़ा दिया जाता है, होता है ना ऐसा। वैसे खून जब किडनी में फिल्टर होने जाता है, शुद्ध रक्त को दोबारा नसों में दौड़ा दिया जाता है। और जो अशुद्ध रक्त होता है उसे क्या किया जाता है? किडनी के द्वारा अलग करके कहाँ भेज दिया जाता है? यूरिनरी ब्लैडर। क्या बोलते हैं उसको अंग्रेजी में? यूरिनरी ब्लैडर। एक थैली होती है इस तरह की, ऐसे एक थैली होती है, यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में डाल दिया, ठीक है ना। यूरिनरी ब्लैडर जब ये फैलने लगती है तब वॉशरूम जाने का हमें आभास होता है, तब हम लोग फिर जाते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, वो जो विषाक्त पदार्थ है बाहर निकल गया। आगे चलो, तुम्हारी किताब का प्रश्न था उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? समझ गए। उत्सर्जन तंत्र का अगर एक शब्द में लिखने के लिए आए पेपर में, कैसे लिखोगी? हमारे, ध्यान से सुनना, हमारे शरीर में, ध्यान से सुनना, पेपर में आए उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं? मान लो आ गया यहाँ उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, या किसे कहते हैं, या किसे कहते हैं, या लिख जाए क्या है उत्सर्जन तंत्र, क्या है, या लिख जाए उत्सर्जन तंत्र को समझाइए। इनमें से कोई भी प्रश्न आ जाए तो ये लिखना, शरीर में, ध्यान सुनना, शरीर में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है ना, शरीर में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कुछ विषाक्त पदार्थ बनते हैं। क्या मतलब विषाक्त? जहरीले तत्व बन जाते हैं या जहरीले पदार्थ, ठीक है ना, जहरीले पदार्थ बन जाते हैं। उन जहरीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। या ये लिख देना, उस जहरीले पदार्थ को किडनी के माध्यम से रक्त से अलग करके शरीर से बाहर निकाल देना उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। इतनी बड़ी कहानी बताने का मतलब समझ गए कि नहीं समझे हो?
क्योंकि अगर ये जहरीले पदार्थ नहीं निकलेंगे तो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है ना, समझ गए यहाँ तक रूबी, समझ गए ना। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, भोजन का पचना, भोजन का पचना। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं शरीर में, उनमें जो जहरीले पदार्थ हो गए शरीर से अलग कर देना है, निकाल देना है बाहर, क्या कहलाएगा, उत्सर्जन करना। गौरी आया चढ़ा भेजा में। हाँ, परीक्षा धन में अब ज्यादा ना पढ़ाएंगे, परीक्षा में थोड़ी बहुत टिक बस मरवाएंगे कौन कौन सा पढ़ाना है, क्योंकि हम यहाँ समझा दे रहे हैं। ठीक है ना, आगे चलो। पोषण, अब तुम कहोगे सही पोषण क्या है। पोषण पहले जान लो, किसी कार्य को करने के लिए, किसी कार्य को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उस किताब में ना देखो, तुम लोग ना ढूंढ पाओगे, मैं अंडरलाइन किया हूँ। किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो ऊर्जा हमको मिलेगा कहाँ से, भोजन से। कहाँ से मिलेगा, भोजन। अब ये मायने रखता है कि तुम कैसा भोजन करते हो तो तुमको कितनी ऊर्जा मिलती है, समझ रहे हो कि नहीं। कैसा भोजन करते हो कि तुम्हें कितनी ऊर्जा मिलती है। तो पहले ये समझो कि किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभी मैं तुमको कुछ ही समय पहले बताया हूँ, कुछ ही समय तुमको बताया हूँ मैं कि जैसे हमें शरीर कुछ भी काम करना, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ तो किस वजह से, ऊर्जा की वजह से। मिटा रहा हूँ तो किस वजह से, ऊर्जा की वजह से। अगर मैं 10 दिन के लिए बीमार हो जाऊँ, कुछ ना खाना पीना खाऊं, 2 दिन 3 दिन ही खड़ा नहीं हो पाऊंगा मैं, क्यों, शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी। समझ गए। अब ये बताओ पोषण क्या है। अगर कोई लड़की डेली फुल्की खा रही है, डेली फुल्की खा रही है, क्या उसको पोषण मिलेगा, क्या उसको ऊर्जा मिलेगी, नहीं मिलेगी भाई साहब। क्यों, उसमें एक डोकलैया होता है, अंदर पानी भरा रहता है, कहाँ से ऊर्जा मिल जाएगी। लेकिन वहीं पर कोई लड़का डेली के डेली क्या खा रहा है, बढ़िया चना, खाली पेट सुबह सुबह बढ़िया सोयाबीन खा रहा है, मूंग खा रहा है, मूंगफली खा रहा है, काजू बादाम खा रहा है, लड्डू, पीड़े वाले जो लड्डू होते हैं वो खा रहा है, उसको क्या मिलेगी, ऊर्जा, ताकत, मजबूती। समझ रहे हो। तो पोषण क्या है, ऐसा भोजन प्राप्त करना, ध्यान से सुनना, पोषण की परिभाषा आएगी, किताब में नहीं समझोगे। ऐसा भोजन करना या ऐसा भोजन ग्रहण करना जिससे हमें पर्याप्त मात्रा में क्या मिले, ऊर्जा मिले। क्या मिले, ऊर्जा। हमारी टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करे, शरीर की वृद्धि करे। समझ ध्यान से, हमको ऊर्जा मिले, ऐसा भोजन जिससे हमें ऊर्जा मिले। ऊर्जा तो तुम लोग समझ गए हो, काम करने की क्षमता दे। ठीक है मोहित, काम करने की क्षमता दे तो क्या कहलाएगा, ऊर्जा। दूसरा, हमें टूटी फूटी कोशिकाओं, मान लो किसी के उंगली में चोट लग गई, यहाँ पे चमड़ी उकल गई यहाँ की, तो शरीर में अगर हम अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे तो घाव जल्दी भर जाता है। समझ रहे हो। तो कहाँ से मिलेगा ऊर्जा, भोजन से। कभी किसी की, देखो हम लोग डॉक्टर, जब हमारे कुछ चोट लग जाता है तो हम डॉक्टर के जाते हैं ताकि वो घाव और ज़्यादा फैले ना। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, हम लोग अच्छे से उसकी साफ सफाई कर नहीं पाते, सूक्ष्म जीव आके घाव को और फैला सकते हैं। लेकिन अगर तुम खुद घर में साफ सफाई करो तो वो घाव 4-6 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं उस घाव को जल्दी ठीक करने के लिए हम डॉक्टर से इलाज करवाते हैं, ठीक है, ताकि वो घाव और ज़्यादा फैले ना, जल्दी ठीक हो जाए, तो काम करने के लिए रेडी हो जाए हम। लेकिन अगर दवाई नहीं भी करवाओगे तो महीने 2 महीने में ठीक हो, ऐसे होता है। एक बार मेरी मम्मी के हाथ में लग गया था, वो इलाज नहीं करवाई थी, उनका 1.5-2 महीने में ठीक हुआ था। वहीं पर इलाज करवा लेती तो दर्द भी कम हो जाता, दर्द भी कम हो जाता और जल्दी ठीक भी हो जाता। मतलब हमारे शरीर में अपने आप को ठीक कर लेने की क्षमता होती है। खाना खाते समय जीभ कट जाती है, अपने से ठीक हो जाती है। छाला पड़ जाते हैं, अपने से ठीक हो जाता है। कहीं कुछ खरोच चींथ दिया, कोई कुछ भी कर दिया, अपने से ठीक हो जाता है। क्यों, शरीर में अपने आप को ठीक करने की क्या होती है, क्षमता, कोशिकाओं की मरम्मत। तीसरा मैंने क्या बोला, वृद्धि, शरीर की वृद्धि। जैसे यहाँ बैठी शिवानी, शिवानी को क्या पोषण मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। शिवानी ऐसा भोजन नहीं कर, दूध होता भी होगा तो शिवानी खाती ना होगी, खाती शिवानी, सही से बताओ, नहीं खाती ना। दूध में पोषण की मात्रा होती है, दूध में शरीर को विकास करने की, ऊर्जा प्रदान करने की सब कुछ क्षमताएं होती हैं दूध में, लेकिन वो खाती नहीं है, इसलिए मरी चुरी है। समझ रहे हो। ऐसा मतलब भोजन कोई भी हो, खाती हो, 1-2 रोटी खाती हो, कितना खाती हो, 1-2 रोटी ना। हाँ देखो यही है, बढ़िया, जितना ज़्यादा खाओगे उतने ज़्यादा शरीर में ताकत मिलेगी।
समझ गए, उतने ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। और उतने शरीर का वृद्धि, शरीर की वृद्धि का मतलब जानते हो क्या होता है? शरीर का मोटा जाना, शरीर का लंबा चौड़ा हो जाना, ये क्या कहलाता है? शरीर की वृद्धि। यहाँ तक बात समझ गए? समझ, पोषण क्या है समझ गए ना? पेपर में लिख के आना, ऐसा भोजन जिसको खाने से हमारे शरीर की वृद्धि हो, विकास हो, शरीर का मरम्मत हो और हमको ऊर्जा मिले, उसको पोषण कहते हैं। समझ गए? हाँ। अरे कुपोषण का नाम सुने हो, ये बहुत कुपोषण है, लोग बोल देते हैं कि ये बहुत कुपोषित है। आंगनबाड़ी में जाओगा तो मैडम जी बोलेंगी ये बच्चा बहुत कुपोषित है, इसको दलिया खिलाओ। दलिया में क्या होती है? ऊर्जा होती है, इसे दलिया बोलते हैं। पंजीरी आती है ना आंगनबाड़ी की, उसमें ऊर्जा होती है, शरीर की वृद्धि करने की क्षमता होती है, इसलिए उसको दलिया पंजीरी ये सब देते हैं। समझ गए ना? हाँ, पोषण समझ गए। कुपोषण जिसको ये सब चीजें ना मिलेगी वो कुपोषित हो जाएगा। मोहित कुपोषित नहीं है, शिवानी कुपोषित है। समझ गए ना? आगे चलो, अगली यूनिट है तुम्हारी। अब देखो, जो पोषण होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? ये हो गया पोषण, और इसके हो गए दो प्रकार। एक होता है स्वपोषण। क्या होता है? स्वपोषण। और एक होता है परपोषण। ध्यान से समझना, एक होता है स्वपोषण और एक होता है परपोषण। परपोषण या इसी को विषम पोषी ही बोल सकते हैं। परपोषण मतलब अपने पोषण का मतलब दूसरों पर निर्भर रहना, और एक होता है विषम पोषण। अब पहले उदाहरण समझ लो, पहले उदाहरण, फिर किताब की परिभाषा बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं समझा दूं। स्वपोषण होते हैं पौधे। क्या होते हैं? पौधे। विषम पोषण क्या होते हैं? जीव। जीव जंतु। ध्यान से समझना, जो अपने जीवन यापन के लिए पोषण जरूरी है कि नहीं है? तो जीवन यापन के लिए हमें पोषण जरूरी है। जो अपने जीवन यापन के लिए ऊर्जा स्वयं से प्राप्त करे, स्वयं भोजन बनाए, स्वयं खाए, स्वयं ऊर्जा प्राप्त करे, ठीक है ना? क्या कहलाएगा? स्वपोषण। पौधों को कभी जाते हैं उनका खाना बनाने, कुछ करने, कुछ नहीं, खड़ा कर दो बेचारे, कहीं लगा दो जंगल वगैरह, अपना फलते फूलते रहते हैं, ठीक है ना? विषम पोषण, जीव जंतु। हम लोग क्या है? परपोषी है। हमें अगर भोजन प्राप्त करना है, दाल चावल गेहूं खाना पड़ेगा, मतलब अनाज कुछ न कुछ हमें खाना पड़ेगा पोषण प्राप्त करने के लिए। जानवर होते हैं परपोषी होते हैं, चारा खाते हैं, भूसा खाते हैं, मतलब क्या करते हैं? वो भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। समझ गए? स्वपोषण परपोषण का अंतर समझे कि नहीं समझे? स्वपोषण मतलब अपने ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, शरीर की वृद्धि विकास करने के लिए जो स्वयं ऊर्जा बनाए, भोजन का निर्माण स्वयं करे, ऊर्जा भी स्वयं प्राप्त करे, वो क्या कहलाता है? स्वयं पोषी। विषम पोषी क्या होता है? जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दूसरों के द्वारा उगाई गई चीजों को खाए या दूसरों पर निर्भर रहे, क्या कहलाता है? परपोषण। समझ गए परपोषण? आगे देखो, अब परिभाषा पढ़ लेते हैं पूरी किताब की। स्वपोषी हुए जीव की स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पूरी होती है। वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से पदार्थों को ऊर्जा संचित कार्बन डाइऑक्साइड। देखो, अब तुमको ये देखना है, ध्यान से देखना, पौधे भोजन बनाते हैं, तुम्हारी किताब में अंट संट दिया है, देखो यहाँ पौधे भोजन बनाते कैसे। पेपर में आए 4 चीजें याद रखना। एक होता है क्या? पौधे जब लगाते हो सबसे उसमें क्या पानी डालते हो कि नहीं डालते? पानी डालते हो ना? तो मतलब पौधों को अगर उगाना है उसके लिए क्या जरूरी है? पानी। पानी हो गया, और क्या डालते हो? मिट्टी नहीं, मिट्टी तो ऐसे भी रहती है। पानी हो गया, और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। क्या क्या चाहिए? पानी हो गया देखो, एक तो पानी हो गया, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग नकुआ से छोड़ते हैं, ठीक है ना? क्या बोलते हैं? CO2, ठीक है ना? और एक हो जाता है, इसी में ले लो, सूर्य का प्रकाश।
सूर्य का प्रकाश, समझ गए, या सूरज की रोशनी, कुछ भी बोल सकते हैं, चाहे बोल दो सूरज की रोशनी या बोल दो सूर्य का प्रकाश। और एक होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। इसी को बोलते हैं पर्णहरिण। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं पर्णहरिण, ठीक है ना। अब ये क्या करता है कि ये चार चीजें मिलकर, अगर कोई भी तुमसे पूछ ले कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें किन किन चीजों की, देखो क्वेश्चन कैसे बना लेते हैं लोग। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो तुम्हें बता देना है पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। अब पूछोगे सर जी प्रकाश संश्लेषण क्या है, बीच में कैसे टपक पड़ा? तो देखो, जैसे हम लोग ऊर्जा प्राप्त करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? खेती। क्या करते हैं? खेती। ऊर्जा प्राप्त करने की जो विधि है उसे हम क्या कर दिए? खेती बोल दिए, कृषि करते हैं। वैसे ये जो पौधे होते हैं जो भोजन बनाने के काम करते हैं उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जो भोजन बनाते हैं उसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। समझ गए यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत नहीं है? तो पौधे ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, इन सब की उपस्थिति में अपनी ऊर्जा बनाते हैं। ऊर्जा कैसे बनती है अभी बताएंगे, पानी को और CO2 को तोड़ ताड़ के बताते हैं, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब आगे चलो, ये क्या करते हैं पौधे? जो ऊर्जा बनती है कार्बोहाइड्रेट, उसको मंड के रूप में संचित किया जाता है। देखो यहाँ ध्यान से, जब ये क्या बनाएंगे? ऊर्जा। इस ऊर्जा को मंड बोलते हैं, मंड, या अंग्रेजी में बोलते हैं स्टार्च। अच्छा एक चीज बताओ, आलू में क्या पाया जाता है? आलू में, जो आलू होता है, आलू में क्या पाया जाता है? मंड के रूप में स्टोर कर लेते हैं। स्टोर, जिसको लिखना हो तो इसको लिख भी लेना है। देखो होता बनाता तो है स्वपोषी पौधा, वो ठीक है, लेकिन जो मंड होता है क्या होता है सुनो हम बताते हैं। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं ना, सुबह सुबह बनाते कि नहीं बनाते? घर में जितने भी सदस्य हैं सब लोग भोजन को खाते हैं, ठीक है ना। खाने के बाद क्या किया, लिख लेना जिसको वो हो, ये मस्त है एक नंबर का। जिसको जो हम खाना बना के सबको खाना खिला दिए, जो भी खाना बचता है तो अपनी गंजी बर्तन जो भी होती है स्टोर करके जाली में रख देते हैं। जाली बंद होती है कि उसमें हवा लगती रहे और खाना हमारा खराब ना हो। दोबारा जब भूख लगती है तो क्या हम दोबारा खाना बनाते हैं? नहीं को, उसी को हम लोग खा लेते हैं। बात सही है कि नहीं है? वैसे जो पौधे होते हैं, हाँ बेटा बस यहाँ सुनो ध्यान से, जो पौधे होते हैं भोजन बनाते हैं और भोजन बना के जितना उनको खाना हुआ, जितना ऊर्जा प्राप्त करना हुआ प्राप्त करते हैं। अब बाकी का जो बचा कुचा होता है उसको मंड के रूप में स्टोर कर देते हैं। इसके रूप में, मंड के रूप में। जो आलू होता है, कौन? आलू जो होता है, तो आलू अपने तने में जो गोल गोल, बाहर जाओ बता दो। देखो यहाँ जो आलू होता है, आलू क्या करता है कि आलू की पत्तियां हुई, खूब सारी पत्तियां होती ना आलू में। आलू क्या करता है कि पहले अपना भोजन किया और जो भोजन बचा उसका एक्स्ट्रा हुआ तो अपनी आलू में स्टोर, मतलब एक आलू स्टोर करता जाता है। तो उसका जैसे फुग्गा होता है ना, इतना छोटा स्टोर करेगा, करता जाएगा तो इतना बड़ा होता जाता है फुग्गा, हवा भरते जाओगे तो। आलू पे चुनू का स्टार्च स्टोर करेगा, करता जाता बड़ी हो जाती है। अब तुम देखो किसी की आलू छोटी, किसी की आलू बड़ी होती है। जो आलू का पेड़ ज़्यादा स्टोर करेगा, किसको? स्टार्च को, ज़्यादा बड़ी हो जाती है। जो आलू चुनू का स्टोर करता है तो छोटी छोटी आलू रहती है। समझ गए ना। तो देखो ये किसके रूप में? मंड के रूप में। किसके रूप में? मंड के रूप में भोजन को स्टोर कर लेता है। और फिर क्या करता है कि जब
जैसे मान लो क्या होता है, जो बड़े बड़े पौधे होते हैं, समझना ध्यान से, बड़े बड़े पौधे हैं, अभी तक बरसात थी, पानी बढ़िया मिल रहा था, सब कुछ हो रहा था, तो खूब सारा खाना बनाए खाए। भाई उसके लिए तो पानी जरूरी है ना, पानी नहीं हो तो नहीं बना खा पाएंगे। खूब सारा भोजन बनाए। और गर्मी सीजन में तो पानी नहीं रहता है, गर्मी सीजन में पानी रहता है नहीं रहता। तुम सोचो गर्मी सीजन में लोग भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो बरसात में 4 महीने बना बना के स्टोर कर लेते हैं, फिर गर्मी सीजन में थोड़ी थोड़ी उससे खाते रहते हैं। कुछ थोड़ी बहुत धरती से जल सोख लेते हैं, कुछ थोड़ी बहुत इसको भी खाते रहते हैं, इनका जीवन यापन चलता रहता है। ये लोग अपना इस तरह सिस्टम बना के चलते हैं। जैसे जैसे हमारी घर की मम्मियाँ लोग क्या करती हैं कि चावल दाल रोटी डेली बनती है, खाती भी हैं, लेकिन कुछ गेहूं चावल अनाज 1 साल तक खाने के लिए रख लेती हैं। होता ही नहीं होता, स्टोर करके रख लेती हैं, और जब जैसी जरूरत पड़ी तो निकाल निकाल के बना बना के खाती हैं। वैसे यहाँ पे भी पौधे भी करते हैं। ये बात समझ गए पौधे की बातें। मंड का रूप में क्या, मंड को स्टोर कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमको भूख लगे और हमारे पास खाना बनाने के लिए कोई साधन ना हो तो हम इसी को निकाल के दोबारा खा जाएं। वैसे ही जीवों में होता है। क्या होता है जीवों में? सुन लो थोड़ी ध्यान से। जीवों में क्या होता है कि जीवों में बनता है क्या? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। हमारे पास क्या लीवर। तो जो भोजन होता है तो हमारे शरीर को जितना आवश्यकता हुई तो खाया, ऊर्जा प्राप्त किया, उससे भी एक्स्ट्रा जो हुआ तो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है। क्या कर, ध्यान से सुनना, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है। स्टोर करने के बाद उस भोजन का उपयोग वो तब करता है जब वो व्यक्ति व्रत करता है। क्या करता है? व्रत करता है। देखो मान लो कुछ खाए पिए, भोजन डेली खा रहे हैं, जो स्टोर है तो स्टोर उसकी जरूरतें नहीं पड़ रही है। समझ रहे हो? जैसे लोगों के बैंक में खाता है, जो बैंक खाता जो पैसा होता है तो वो रहा आता है स्थायी। हम लोग क्या करते, बस डेली कमाए डेली खर्चा किए, बैंक वाला स्थायी रखा। मान लो किसी दिन ड्यूटी ना मिली, काम में ना गए, पैसे की जरूरत है, बैंक वाले से निकाल लेते हैं। तुम लोग क्या करते हो, डेली खाना खाते हो, तुम्हारे ग्लाइकोजन एक भी नहीं होगा शिवानी, एक भी ग्लाइकोजन नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ कौन, प्रिंकला को देख लो, अच्छा खासा ग्लाइकोजन इसके अंदर स्टोर होगा है। वो नहीं है, लक्ष्मी नहीं है, आई है, हाँ लक्ष्मी के ग्लाइकोजन जीवर होगा। देखो जिसके ग्लाइकोजन हो जाता है ना, मतलब शरीर में वसा बढ़ जाता है। जिसके शरीर वसा मतलब फैट, दूध घी तेल, ये जो कोई खाता है वो तेल वाली चीज़ें जो कोई खाता है, फैट बढ़े, वो मोटा जाता है। मोटा जाता है तो चेहरा थोड़ा चिकना हो जाता है और फूला फूला हो जाता है। समझ रहे हो? और जो ऐसे पिछला रहता है तो उसके शरीर में बेचारे की कमी रह जाती है। आगे देखो क्या बता रहे थे, ग्लाइकोजन। हम लोग खाना खाए, भोजन ऊर्जा प्राप्त किए, जो एक्स्ट्रा हुआ ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो गया। वो ग्लाइकोजन जब हम लोग व्रत करते हैं, जैसे एक दिन भोजन नहीं करें ना, फिर भी देखो कि हम चलते फिरते रहते हैं, शरीर क्या करता है, उसी ग्लाइकोजन को खाता है। जब आदमी बीमार हो जाता है, 1-2 दिन के लिए बीमार हुआ तो कमजोरी नहीं आती है। क्यों? उसका ग्लाइकोजन पूछता रहता है 1-2 दिन के लिए। लेकिन अगर उससे ज़्यादा दिन के लिए बीमार हो जाता है तो फिर क्या करेगा? उससे ज़्यादा दिन के लिए बीमार हुआ फिर ग्लाइकोजन भी खत्म, फिर किसको खाना शुरू कर देता है? फैट, मांस। देखो ध्यान सुना, मस्त कहानी तुम्हें बताते हैं। मान लो कि मोटा ताजा आदमी है, कौन? मतलब प्रिंकला मान लो, प्रिंकला बुरा मान जाएगी, कोई भी मोटा ताजा आदमी है, ठीक है ना। वो मोटा ताजा आदमी क्या करता है, ग्लाइकोजन भी है उसके अंदर। ग्लाइकोजन फैट, शरीर में जब फैट जमा हो जाता है तो वो आदमी का मोटापा बढ़ जाता है। समझ गए? फैट भी है, फैट भी है, ग्लाइकोजन। उसके बाद क्या बचता है? हड्डियां बचती हैं। हड्डियां ना बचती हैं। ध्यान से सुनना, जब भी कोई आदमी बीमार होता है, ठीक है ना, पहले वो किसको खाएगा? ग्लाइकोजन को। किसको खाएगा? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन खत्म, फिर किसको खाना शुरू करता है? फैट को। फैट मतलब जो मांस वसा जो होता है, ठीक है ना। तो पहले 2-4 दिन वो आदमी बीमार होता है तो दुबला पतला नहीं दिखता तुमको। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो ग्लाइकोजन को खाता है, अंदर जो स्टोर रहता है। लेकिन उसके बाद अगर 10-15 दिन के लिए बीमार हो जाता है तो तुम्हें वो आदमी दुबला पतला दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि शरीर को ऊर्जा तो चाहिए, लेकिन ऊर्जा मिलेगी कहाँ से? फैट को खाएगा। हमारे यहाँ जो मांस जमा होता है हाथों में, पेट में, शरीर, इसलिए जो कोई बीमार पेट घुस जाएगा भीतर एकदम। क्यों? पेट में जितना फैट, पेट में ज़्यादातर फैट होता है, ठीक है ना। पेट में जितना फैट होगा वो खा डालेगा अंदर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, पेट घुस जाएगा उसका अंदर,
दुबला पतला चिड्डा की तरह हो जाए। 1 महीने के लिए बीमार, तो सुखा के लकड़िया हो नहीं, कितना बीमार ही रे, सुखा के लकड़िया हो गए। समझ रहे हो? फैट खाए, जब फैट को पूरी तरह से खा लेता है तब फिर हमारा शरीर ऊर्जा प्राप्त करने की हड्डियों को खाने लगता है। किसको खाने लगता है? हड्डियों को। और जब हड्डियों को खाने लगता है तब उसके शरीर में अपने से उठकर बैठने की क्षमता नहीं रहती। और तुम देखे होगे कि जब कोई किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय वह कंकाल तंत्र हो जाता है। कंकाल तंत्र हड्डियों का ढांचता, क्योंकि हड्डियों के ऊपर का भी जो मांस वांस जो होता है सब सोख लेता है, चचोर लेता है पूरा ऊर्जा प्राप्त करने की। केवल फास्फोरस, कैल्शियम, फास्फोरस ये सब कैल्शियम वैल्शियम बचता है हड्डियों का, बस हो गया। बाकी सब डठरा डठरा बचता है हड्डियों। जब सब कुछ इसके शरीर का खत्म हो जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। समझ गया कि नहीं? इसीलिए अच्छा भोजन करो, स्ट्रांग बनो, कि हमारे शरीर में ग्लाइकोजन की मात्रा इतनी ज़्यादा रहे कि अगर 4-5 दिन भूखे भी रहें तो क्या हो, हमारे शरीर का मांस खाने की जरूरत ना पड़े। मांस मतलब वसा। समझ गए ना अच्छे से? सपोषण समझ में आ गया? स्टार्च क्या है समझ गए? ग्लाइकोजन क्या है समझ गए? अब आगे चलो। अब तुम किताब पढ़ोगे तुम्हें अपनी किताब पूरी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज हम बता देते हैं, रासायनिक समीकरण बता देते हैं। रासायनिक समीकरण ये है 6CO2 केमिस्ट्री में पढ़े हो ना? ये 6 क्यों लिखा जाता है? बैलेंसी बनाने के लिए, बैलेंस करने के लिए। 12 और क्या बनेगा यहाँ? क्लोरोफिल हो और सूर्य का प्रकाश हो। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश और क्या हो? क्लोरोफिल हो। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल हो। हम क्या क्या बताए हैं? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण है, ठीक है ना? पानी कहाँ मिलता है? हम पौधों को डालते हैं पानी। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सांस छोड़ते हैं ना। 2 चीजें हुई। सूर्य का प्रकाश क्या है? आसमान से सूर्य भगवान दे देते हैं। सूर्य का प्रकाश। और क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल होता है पौधों की पत्तियों में। चलो सुनो, क्लोरोफिल क्या होता है? पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, जिसको हम पर्णहरिणी बोलते हैं, ठीक है ना? पत्तियों में, तनों में, ठीक है ना? ये हम लोग नहीं लाते हैं, ये पौधों को प्रकृति में अपने आप प्राप्त होता है, ठीक है ना? हाँ, ये 3 चीज, ये 4 चीजें हो गई कि नहीं हुई? इसके बाद बनता है, एक बनेगा ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज। ये इसके बल्कि हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है ना? जगह नहीं है। C6H12O6, इसको याद कर लेना। यह ग्लूकोज का सूत्र होता है। किसका होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यही ग्लूकोज कहाँ बनता है? हमारे शरीर में ही बनता है। ग्लूकोज बना। इसी ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है? ऊर्जा। ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस H2O, इतना बन गया बस। अब देखो मैं तुमको इसको समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये लास्ट है इसका, किताब का लास्ट नहीं है, इस वाले प्रश्न का लास्ट है। हम क्या क्या लिए हैं? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण का सूत्र क्या बोल देते हैं? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है? हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, सूर्य का प्रकाश होता है, क्लोरोफिल होता है। इनकी उपस्थिति में ये दोनों मिलेंगे, अभिक्रिया करेंगे, ये सब चीजें मिलके, और क्या बनेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब ऊर्जा। जहां भी ग्लूकोज मिल जाए ना, समझ लो ऊर्जा है। क्या है? ऊर्जा। इसीलिए जब कोई काम पे जाया करता है ना तो चना वना चाप लेता है। क्यों? उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है। मूंगफली खा लो और थोड़ा सा गुड़ खा लो। गुड़ में क्या होता है? सुक्रोज। जितना इसमें एक ग्लूकोज होगा ना, मान लो अगर तुम 1 मुट्ठी क्या चावे? चना चावे, तो तुमको 1 ग्लूकोज मिला ना। 1 मुट्ठी तुम कहीं गुड़ चाव लो ना, इसका डबल ट्रिपल तुमको वो मिल जाएगा, 4 गुना ज्यादा क्या मिल जाएगा? ऊर्जा।
क्यों? गुड़ में सुक्रोज होता है। इसका एक अणु, उसका 2 अणु। अगर इसका 2 गुना चाहोगे तो तुमको 4 गुना वो मिल जाएगा ऊर्जा। समझ गए ना? देखो यहाँ ग्लूकोज बना O2, ये वही O2 है जो पौधे अपनी नाक से छोड़ते हैं। उनके नाक नहीं होती है, रंध्र होते हैं, लेकिन समझने के लिए मान लो अपनी नाक से वो लोग छोड़ते हैं तो हम अपनी नाक से लेते हैं। ये वही CO2 है जो हम लोग अपनी नाक से छोड़ते हैं और इसको अपनी नाक में लेते हैं। अब देखो हमारे शरीर में भी पानी बनेगा और इनके शरीर में भी पानी बनेगा। अब तुमका शरीर, इनका पानी कहाँ जाता है? दोबारा उपयोग करा थे नहीं, ये पानी जो हम लोग पौधों की जड़ों में डालते हैं वो पानी है। ये पानी कौन सा है? जो पानी पौधों की पत्तियों से वाष्पीकृत होता है। वाष्पीकरण का मतलब समझते हो? मिलेगा कभी? पौधों की पत्तियों से पानी का भाप बनकर उड़ जाना वाष्पीकरण कहलाता है। समझ गए? और ये भी जान लो, गर्मी के सीजन में पौधे अपनी पत्तियां क्यों झाड़ देते हैं? है किसी के पास जवाब? गर्मी के सीजन में जो पौधे होते हैं अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। सब पौधे झाड़ देते हैं, देखे हो ना? तो डठरा पेड़ का अवस्था है, क्यों झाड़ देते हैं? नहीं पता ना? हम बताते हैं, हमें पता है। होता क्या है कि जितने ज़्यादा पत्तियां होगी उतना ज़्यादा पानी का वाष्पीकरण होगा कि ना होगा? होगा ना, क्योंकि पानी का पौधों के शरीर से पानी का वाष्पीकरण उनकी पत्तियों से होता है। जितनी सारी पत्तियां उतना सारा वाष्पीकरण। तो वो क्या करते हैं कि पत्तियों को पौधे गिरा देते हैं। क्यों? ताकि हमारे, देखो एक तो गर्मी में वैसे ही पानी की कमी रहती है, जो बचा कुचा पानी है पौधे उसको वाष्पीकृत कर देंगे तो लोग बेचारा खाएं पिएंगे क्या दोबारा से? ठीक है ना? इसलिए अगर पत्तियों को जानबूझ के झाड़ देते हैं। आज जब बरसात आती है तो देखो दोबारा पत्ती फुटुकाती है। ये प्रकृति का नियम हो जाता है। ठीक है ना? कोई बोलेगा सर जी पौधों को पता कैसे? उनको पता होता है सब चीज़ें। हमें पता होता है हमें अपने बाल कब कटवाना है, हमें पता होता है हमें टकला कब होना है। समझ रहे हो ना? हमें जाहिर सी बात है भाई, अगर हम देखो इस समय बाल रखेंगे तो खलुआने लगता है, टोपा लगाने से टकला हो जाते हैं, बात खत्म। समझ रहे? आगे चलो, ये समझ गए? जब हम लोग अपने शरीर, जब हम लोग वो पढ़ेंगे ना अपने शरीर में, इसका उल्टा हो जाएगा। वहाँ हम क्या क्या लेंगे? ग्लूकोज, O2 क्या बनेगा? पानी और CO2 बनेगा। ध्यान देना। यहाँ तक बात खत्म हो गई। पौधों के बाद स्वपोषण तुमको समझ में आ गया कि स्वपोषण होता कैसे है। ठीक है ना? अब तुमको पढ़ना है परपोषण। क्या पढ़ना है? परपोषण। परपोषण के अंतर्गत भोजन को प्राप्त करने के लिए जो लोग दूसरों पर निर्भर रहें, जो जीव, उसे हम क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषण। क्या कहते हैं? परपोषण। और मेरे ख्याल से परपोषण हमको कल पढ़ना चाहिए, क्योंकि आज बहुत सारा समय हो चुका है। कल हम पढ़ेंगे मानव का पाचन तंत्र। क्या पढ़ेंगे? मानव का पाचन तंत्र। भोजन कैसे पचता है। क्या पढ़ेंगे? भोजन कैसे पचता है। आहार, नाल, मुंह कल पढ़ेंगे। यहाँ आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। कल पाचन तंत्र कर देंगे। पाचन तंत्र के बाद श्वसन तंत्र भी है। श्वसन तंत्र जो सांस वास कैसे लेते हैं, फेफड़ा उफड़ा बना के कल बता देंगे तुमको। एल्वियोलाई क्या होता है, विल्ली क्या होता है, कल बता देंगे। ठीक है ना? और एल्वियोलाई बता देंगे। उसके बाद क्या है? हमारा हृदय पंप, दिल की धड़कन किसी के लिए नहीं धड़कता है, केवल ब्लड सर्कुलेशन के लिए धड़कता है ना? चलो बंद करें।